मेहता साहब, आप बताइए कि आपने कोर्स में सबसे अच्छे से क्या सीखा। भी प्रणाम गुरु जी। हाँ, जो दशा महादशा में प्रताप सर ने बताया कि जो षडाष्टक होता है और द्वादश जो होता है वो सब भाव साथ में एक्टिवेट होते हैं। वो जो कुंडली जो दशा महादशा में देखते हैं तो ये भी जो एक्टिवेट होता है तो वो जानने को मिला। और कई सारी चीजें बेसिक अब नहीं ऐसे ही सीखा था तो उसमें जानना मिला। पंचसदा मैत्री है, तात्कालिक मैत्री है, वो सभी। और दग्ध राशि और जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो भी मालूम नहीं था हमको। तो वो भी सब मालूम, लेकिन अभी प्रैक्टिस वो सुन के फिर बार बार सुन के हमको रिवाइज करना है, तब भी ज्यादा मालूम पड़ेगा। और उसका प्रैक्टिस और दूसरा जानना है, वो अभी आज भी पूछने वाले थे कि अभी किसी को आज जॉब मिला 2 दिन पहले, तो उसकी दशा महादशा में देख रहा था। तो वो 10वां स्थान की 9 माउस और 10 माउस देख के आपने आपका आज भी एक वीडियो रिलीज हुआ जो हमारे फर्स्ट डिविजनल कोर्स का पहले दिन का था। तो उसमें आपने बताया था कि 9 माउस देखो फिर 10 माउस देखो। और वो दशा महादशा में वो गोचर कैसे अप्लाई करते हैं, वो अभी वो इवेंट कब बनेगा वो जानने का वो ज्यादा इच्छा है। कैसे वो बहुत जा कोई बोल सकता है कि मेहता कब? साहब, बहुत ज्यादा आगे घुसने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दशाओं पर प्रैक्टिस करो। बराबर है। दशाओं पर प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हमें पता लग गया महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, बस एनफ नहीं। उनको अप्लाई कैसे करते हैं, बराबर। उसको बार बार सीखना है। जो उसके छिपे रहस्यों को समझना है। अब हमने इतना तो समझ लिया कि लगन, पंचम और नवम की जो दशा होती है वो अच्छी होती है। बराबर। ये तो हम लोग सीख गए फटाफट। तीसरे भाव की दशा, छठे भाव की दशा और 11वें भाव की दशा, ये अच्छी नहीं होती है, ये भी सीख गए हम लोग। पर 8वें भाव की दशा और 12वें भाव की दशा, इसमें थोड़ा सा पेच है। ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये डिपेंड किस पे करेगा, बस वो समझना है। हम जल्दी में कहाँ गलती खाते हैं, मैं बस वही आपको समझाना चाहता हूं। अष्टमेश और द्वादशेश डिपेंड्स करते हैं कि वो किस ग्रह के साथ बैठते हैं, या अगर किसी ग्रह के साथ नहीं बैठे, या किस अदर प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में बैठते हैं, ये उसके अनुसार निर्णय देंगे। यदि वो अशुभ ग्रह के इन्फ्लुएंस में आ गए तो अष्टमेश भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, द्वादश भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर वो शुभ ग्रह के इन्फ्लुएंस में आ गए तो फिर तो मक्खन मलाई। देखो, 12वें भाव ही विदेश यात्रा का भी है, जेल यात्रा का भी है, और हॉस्पिटल की यात्रा का भी है, और खर्चों का भी वही है, बेड प्लेजर का भी है। अब विदेश यात्रा के लिए तो हम खुश हो जाते हैं, चलो यार फॉरेन में जाएंगे पिकनिक मनाने। हम कोई भी नई चीज खरीद कर लेके आते हैं घर में, एक्टिव तो 12वां हो गया ना। पर वहां दुखी नहीं है, हम गाड़ी नई लेके आ गए, हमने नया घर ले लिया, पर वो एक्टिव हुआ जभी तो ले लिया। अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो हम कैसे लेंगे मेटेरियलिस्टिक चीजें, नहीं ले पाएंगे ना। तो बिना 12वें के एक्टिव कैसे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो हमें देखना है 12वें की दशा, नया घर दिलवा रही है, नई गाड़ी दिलवा रही है, या जेल पहुंचा रही है, इसमें अंतर करना पड़ेगा। और वो अंतर हमें समझना पड़ेगा, ये शुभ जाएगा कि अशुभ जाएगा। वो तो गोचर गाचर, वो तो बहुत बात की बातें हैं मेहता साहब। गोचर कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। मैं आपको बार बार कोर्स के दौरान भी समझाया, जो इवेंट होना है वो डिसाइडेड बाय दशा है।
ये समझ लो बात, गोचर के द्वारा डिसाइडेड नहीं है। एक्सीडेंट्स, ऑपरेशन, जेल यात्रा, ये गोचर के द्वारा डिसाइडेड नहीं है। अब मैं किस गोचर की बात करूं, जो एक आम इंसान की कुंडली में घट रहा है। वो देश के लिए जो गोचर है ना, वो वो इम्पैक्ट डालता है देश पर, राजनीति पर। और हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम सोचते हैं जैसा ये देश की राजनीति पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ऐसे हमारे आम जीवन में भी डाल रहा है। ऐसे प्लैनेट्स नहीं वर्क करते। हमने वहां कंफ्यूज नहीं होना है। किसी ने कहा राहु और मंगल इकट्ठे हो गए, अब देखना युद्ध होगा। पर ये नहीं, राहु मंगल तो हमारे भी इकट्ठे होने हैं। हम सबके ही राहु मंगल इकट्ठे हो जाने, पर क्या सबकी जिंदगी में युद्ध हो जाएगा? सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो युद्ध में कमा रहे होंगे, वो कहेंगे अरे वाह, एक आधा और हो जाए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोरोना में कमाया खूब दब के, है ना। उन्होंने हाँ, खूब हैंड वॉश और ये पता नहीं क्या क्या बेचे, रातों रात तो करोड़पति हो गए। अब वो तो कहेंगे एक दो झटका और आना चाहिए साहब, ऐसे क्या गुजारा चलेगा। वो वैसी लहर आई नहीं रही जैसी लहर जब थी। पिछली बार तो हमें अक्ल नहीं थी, अब तो अक्ल आ गई, अब तो वो और अच्छे से करेंगे काम। आप समझिए बात। पर क्या ऐसा सारी सभी के साथ था? नहीं, ऐसा नहीं था। कोई लाख आदमी में से कोई एक ऐसा आदमी था जिसकी जिंदगी में ऐसा हो रहा था। फिर गोचर तो सभी के में साथ था। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह, आम आदमी की जिंदगी में वो इवेंट नहीं लेके आया। अच्छा, फिर कोरोना क्यों आया? गोचर की वजह से आया, दशा की वजह से आया। बुध की राशि में राहु आया तो ऐसा बोल रहे थे सब। अरे समझो बात को, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, सबसे पहले बहुत हार्ड वर्क करो दशाओं पर। जब दशा मजबूत हो जाए फिर गोचर करते रहना। पूरा ज्योतिष जो है ना, रिसर्च का विषय है, और इसमें हमेशा रिसर्च की गुंजाइश बनी रहती है। हम जितना मर्जी पढ़ ले, जितना मर्जी सीख ले, रिसर्च की गुंजाइश बनी ही रहती है। अब हमने कहा आपका भाई तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी गड़बड़ है। पर ये अगर इनके दशा के स्वामी नीच राशि में बैठे तो, और फिर दशा आई तो सीन बदल गया। अच्छा, तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में अगर नीच राशि का ग्रह बैठा तो सारा सीन पलट जाएगा। वो नीच राशि का बैठा हुआ ग्रह जो तीसरे में बैठा है, जो छठे में बैठा है, जो आठवें में बैठा है, और वहां नीच राशि का जो ग्रह बैठा है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना है। इवन वो अपने कारकत्वों को भी नुकसान नहीं करने देगा। एक मेरे पास मिस्टर इंडिया आते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी तो वो कलकत्ता में बड़े, वो नहीं दिखाते, वो ऐसे दिखाते, वो कौन सी प्रतियोगिता होती है, बॉडी दिखाते हैं जिसमें। अब दबंग पहलवान हमारे गुड़गांव में रहते थे, मेरे अच्छे क्लाइंट, अब तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं। तो अब वो स्टार्स को वो सिखाते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। तो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। उनके मंगल कर्क राशि में अष्टम भाव में था। शुरू शुरू में मैं भी तीसरे कंफ्यूज होता था, भाई ये क्या चक्कर है इस व्यक्ति का, मंगल नीच का, और ये बंदा तो 2 घंटे डेली जिम में लगाने वाला आदमी है। और ऐसे मतलब उस समय उनको कहते थे भाई सलमान खान आपके सामने क्या है, कुछ भी नहीं, महाराष्ट्रियन व्यक्ति। तो कहाँ गया मंगल का नीच का? और फिर हमने उसकी नवमांश कुंडली भी देखते थे, तो नवमांश में भी इतना पावरफुल नहीं था। तो ये दशा का जब सूत्र लगाएंगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये दशा के सूत्र लगाने से हमारे को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। छिद्र दशा का कंसेप्ट, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये लगाना बहुत जरूरी है। सर्वाष्टक वर्ग के अंदर जिस भाव को सर्वाधिक नंबर मिले हुए हैं, ध्यान से उसके अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब मान लो आपके 10th भाव में 40 नंबर बन रहे हैं,
कोई सा भी ग्रह आपने बिठा दिया, कोई एक ग्रह बिठा दिया, वो आपके कुंडली के अनुसार शुभ है अशुभ है कोई मायने नहीं रखता। अगर वहां पर ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं तो उस ग्रह की दशा अच्छा परिणाम देगी। अब आप कहेंगे जी वो मार्केश हो तो भी, मार्केश होगा यानी कि वो उसका रोल, उस ग्रह का रोल अगर नेगेटिव है यानी मार्केश है, बादकेश है यानी नेगेटिव रोल है, फिर भी उसके बावजूद वो मिश्रित परिणाम देगा। और उसकी दशा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम देगी उस प्रॉब्लम का समाधान भी खुद ही करेगी। यानी वो दशा ही प्रॉब्लम लेके आएगी और दशा ही प्रॉब्लम का निराकरण करवाएगी। वो कितना प्यारा सूत्र है। पर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम इस चीज को भूल जाते, हम लगाना ही नहीं भूलते। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र, उनको हमें लगाना आना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए, जो हम बाय बर्थ जब दशाएं देखते तो महादशा कौन सी थी, उस महादशा से चौथा भाव की अंतरदशा, उस महादशा में उससे जहां पर ग्रह बैठा हुआ है, मान लो मेरा जन्म हुआ तो केतु की दशा में, महादशा में जन्म हुआ, तो मुझे देखना है ये केतु से नंबर 4 मंगल। वो कौन सा ग्रह। मंगल ग्रह है, ग्रह आएगा ना। शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर होगा तो दशा बड़ी खराब हो जाएगी। हमेशा चौथे का ध्यान रखना है, छठे का ध्यान रखना है। तो ये ध्यान जो रखने वाली बातें होती हैं, इनको बड़ा हमने सीरियसली लेना है। सर ये शनि कैसे आएगा? केतु शुक्र सूर्य चंद्र, शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, चंद्र आएगा ना। मेरे केस में नहीं बता रहे, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि नहीं नहीं, गिना दशा के कैसे है। क्रम में, दशा अगर के क्रम आ में। जाए तो बताया मैंने। अच्छा। हाँ, अगर जो भी आपकी जन्म की दशा है हाँ। उससे चौथे में अगर शनि ग्रह बैठ जाए, उसकी बात कर। अब केतु की बात भूल जाओ, मैं जन्म उसकी से बात कर। केतु है तो केतु से चौथे चंद्र शनि है तो। हाँ शनि है तो, केतु से होता नहीं, अगर हो तो। इसी प्रकार से अगर दशा से छठे भाव में, जैसे हम चौथे में देख रहे थे, अगर गुरु आ जाए तो अच्छा रहे। इसी प्रकार नहीं, खराब रहेगा। अच्छा, चौथे में कोई भी आएगा तो। चौथे में अगर शनि आ जाए और अगर छठे में गुरु आ जाए तो खराब रहेगा, जिसको हम अच्छा मानते हैं। ओके। और इसी प्रकार नौवे में राहु या मंगल आ जाए तो खराब दशाएं जाएंगी। इसी तरह से आपको छिद्र दशा के बारे में भी पता होना चाहिए। छिद्र दशाएं जो होती हैं वो इंसान के जीवन में अमूल चूल परिवर्तनकारी दशाएं होती हैं। महादशा की शुरुआत की अंतरदशा और अंतिम अंतरदशा, पहली अंतरदशा यानी महादशा आई, पहली अंतरदशा, और लास्ट की अंतरदशा छिद्र दशा होती है। अब छिद्र दशा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। छिद्र का मतलब छेद होना, टू बी सेपरेटेड, सेपरेशन, पार्टनरशिप के लिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, काम धंधे के लिए अच्छी नहीं है। जगह परिवर्तन हो सकता है, रोजगार परिवर्तन हो सकता है, बहुत सी चीजों का परिवर्तन उसके जिंदगी में आ सकता है। अपन उसको नहीं ज्यादा ध्यान देते। शुक्र की महादशा चलेगी, पहली कौन से अंतरदशा चलेगी, शुक्र की चलेगी। इसीलिए तो कभी कभी क्या होता है कि शुक्र योगाकारी है, बहुत फर्स्ट क्लास है, हमने देख लिया अच्छे भाव में भी बैठा है, पर शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतरा 3 साल तक चला, बंदे के साथ कोई फायदा नहीं। होता है कि नहीं होता है? जिस दशा के ऊपर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वो दशा, या मान लो
किसी की गुरु की दशा आरंभ हो गई, मेष लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, इसमें गुरु की दशा आरंभ हो गई। बड़ी उम्मीद है हर ज्योतिषी को, भाई गुरु आएंगे तो सब कुछ बढ़िया कर देंगे, और ऊपर से वो वेल प्लेस्ड हो तो उम्मीद और बढ़ जाती है। पर अगर गुरु की महादशा चलेगी तो अंतरदशा भी तो पहली गुरु की ही होगी। पर क्या हर एक में ऐसा होगा? ऐसा हर एक में नहीं होगा, हर किसी में नहीं होगा ऐसा। तो वो हमें सीखना होगा कि ये जो छिद्र दशा का जो कंसेप्ट है, और एंडिंग वाली तो गड़बड़ करती ही करती है। इसलिए जो जो जाती हुई दशाएं होती हैं, ये गड़बड़ करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, अगली दशा अगर अच्छी आ रही होगी तो निश्चित रूप से वो जाती हुई जो दशा करेगी तो गड़बड़ उस व्यक्ति के अनुसार कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पर आने वाली दशा अगर पॉजिटिव है, उस गड़बड़ी के बाद ही वो व्यक्ति राइज करता है। सर आपने जो बताया एंडिंग वाली दशा छिद्र दशा, ये प्राण दशा की बात कर रहे हैं आप, या कौन सा जो? महादशा के अंदर हाँ, जो अंतरदशा होती है, बराबर। पहली अंतरदशा और लास्ट की मंतरदशा, वो अच्छा, छिद्र दशा ऐसे समझो। इसका पहली तीसरी से कोई लेना या देना शुक्र नहीं में है, लास्ट केतु आएगी? किसी भी कुछ भी। मतलब जैसे शुक्र का एग्जांपल लेते हैं तो हाँ, वो लास्ट में केतु आए। केतु आएगी। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और शुक्र की जैसे आपने लास्ट बताया, अंतरदशा केतु आएगी, और पहली शुक्र में शुक्र आएगा। और आपने बताया कि केतु अगर दशा जो होती है तो उसमें फोर्थ सिक्स एट में जो भी गुरु केतु से शनि, मतलब नहीं, मैंने तो मेरा कोई भी एग्जाम्पल ग्रह है, दिया था। कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह हाँ, है। कोई भी ग्रह से, मैं तो साहब ये सूत्र मत पकड़ लेना कि केतु से। नहीं, इसलिए वो तो वही मैंने, मेरा जन्म केतु की दशा में हुआ था तो मैंने बोला आपको। अच्छा, सही बराबर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमें इन सूत्रों को अप्लाई करना नहीं भूलना है। हमने महादशा देखी और कहा भाई ये लास्ट अंतरदशा है, और हम चुप हो गए और हमने देखा ही नहीं, दिमाग में नहीं आए तो छिद्र दशा है। हो सकता है उस व्यक्ति का रोजगार परिवर्तन हो जाए, हो सकता है वो शहर छोड़ दे, हो सकता है वो देश छोड़ दे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन उसके जीवन में हो सकते हैं। अच्छा परिवर्तन होगा या बुरा परिवर्तन होगा, डिपेंड्स ऑन नेक्स्ट दशा। नेक्स्ट दशा योगाकारी है, अच्छी है, आपने सारा गणित लगा लिया दशाओं के अनुसार। अगर वो अच्छी जाएगी, सर्वाष्टक बिंदु में वो ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो जो भी नेगेटिविटी उसके साथ होगी, वो उसकी पॉजिटिविटी के लिए होगी। जैसे एक सज्जन मेरे पास आए, उनकी 7 लाख रुपए पर मंथ की जॉब थी, और जब वो अंतर लास्ट का आया, छिद्र दशा आई, लास्ट के जब 3 महीने बचे, 3 महीने पहले उनकी जॉब चली गई। जॉब चली गई, तो जॉब चली गई तो बड़े परेशान हुए कि मेरा गुजारा कैसे चलेगा। मेरी एज में तो दूसरी कंपनी नौकरी पे नहीं रखती है। मैंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, अब तो रास्ता शुरू हुआ है। क्योंकि नेक्स्ट दशा आपकी बहुत अच्छी है। आपको 3 महीने तो भी शांति बना के रखनी, कुछ नहीं होना, कोई कंपनी नहीं पूछेगी। उसके बाद, कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद फिर अपन बात करेंगे। नेट 15 दिन के बाद उनको किसी कंपनी ने उससे भी ज्यादा पेमेंट के ऊपर एडवाइजर रख लिया, और कहा आप हमारे लिए काम करो। क्यों ये मैंने बोला? क्योंकि नेक्स्ट दशा अच्छी आ रही थी। अगर छिद्र दशा में नेक्स्ट दशा बुरी आ जाती है, तो ये जाती हुई दशा बहुत नेगेटिव करती है, और वो उस मामला सुलटता नहीं है। फिर आप कितने मर्जी उपाय करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं अक्सर आम जनता से भी कहता हूं, उपाय भी आपकी सिचुएशन के अनुसार ही काम करेंगे। अरे, हम ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते, उपाय करके हम वो नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं हमारा साथ सिर्फ कर्म ही दे सकते और कुछ नहीं दे सकते।
लोग क्या कहते हैं कि वो ज्योतिषी अच्छा जो बुरी से बुरी दशा के अंदर उपाय बता और एकदम मैं माला माल होना शुरू कर दूंगा खराब दशा में। ऐसा भैया किसी के साथ नहीं होता है। ज्योतिष के रूल अप्लाई होंगे तो ही चीजें फायदेमंद होंगी। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा ही हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होता है। तो ये छिद्र दशा के कंसेप्ट को भी याद रखिए। फिर हमें ये भी मालूम होना चाहिए ग्रह अपना परिणाम दशा में कैसा देगा, अपने नेचर के अनुसार, भाव स्थिति के अनुसार, और बलाबल के अनुसार। यानी उसमें दम कितना है, उसमें ताकत कितनी है। ताकत का सही सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। अगर हमें ताकत पता चल जाए, भाव तो हमें पता ही है, नेचर का सही सही विश्लेषण। अब सूरज की दशा चल गई, सूरज योगाकारी भी है, सूरज वेल प्लेस्ड भी है, सब कुछ है, फिर भी प्रॉब्लम आएगी। कहाँ आएगी प्रॉब्लम, तो वो हमें पता होना चाहिए। सूरज गर्म है, फायरी है, बंदे का मिजाज बिगाड़ देगा। बंदा हरेक को ही आदेश दे के बात करेगा, वो अपने आप को ही राजा समझेगा। वो पुलिस वाला भी कहीं खड़ा होगा, उसको भी कहे इधर आओ आप, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, चार बात सुना देगा उसको। क्योंकि वो अपने आप को राजा मान के बैठा हो कि उसको लगता है कि हर आदमी मेरा आदेश मानेगा, मेरी बात को कोई टाल ही नहीं सकता है। और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा उसके फैमिली को उठाना पड़ता है उस सूर्य दशा में। हर परिवार का आदमी दूरी बना के रखेगा, भाई साहब इसका तो दिमाग ही घूम रहा है, इससे तो दूरी ठीक है नहीं, डांट मार देगा 2 मिनट के अंदर। सूर्य में वो बहुत सी चीजें अच्छी कर रहा होगा, कहां पर, बाहर, पर घर में उसको दिक्कत आ रही होगी। वहीं पर चंद्रमा की दशा में व्यक्ति शांति की तलाश में घूमता है कि पैसा चला जाए पर मुझे मेंटल पीस चाहिए। इसलिए वो मेडिटेशन ढूंढ रहा होगा, अच्छे कपड़े ढूंढ रहा होगा, अच्छा घर ढूंढ रहा होगा, पिकनिक की अच्छी जगहें ढूंढ रहा होगा। ब्रेन को रिलैक्स करने का और मन को खुश करने के ये दो आइडिया ही दिमाग में लेके चलता रहता है चंद्रमा की दशा में। अब चंद्रमा ये खराब है तो भी उसका दिमाग की यही हलचल है, और अच्छा है तो और ज्यादा हलचल है यही, कि बस वो बार बार एक ही बात है, भाई मुझे टेंशन मत दो बस। ज्यादा काम कर रहा होगा तो काम को कम कर देगा, कॉमेडी सीरियल्स को ज्यादा पसंद करेगा। ये ग्रह के अपने इस स्वभाव को हमें समझना होगा। मंगल की दशा आएगी, एक्सरसाइज करने पहुंच जाएगा, वॉक करने शुरू कर देगा, डांटना झपटना शुरू कर देगा। तो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपने रोल के अनुसार और अपने बलाबल के अनुसार ही फल देते हैं। तो बहुत ज्यादा गहराई में उलझने की जरूरत नहीं, वो छोटे छोटे चंक्स को अगर हम बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीख लें तो हम बहुत अच्छे निर्णय तक पहुंच जाते हैं। दो केंद्रों का एक ग्रह स्वामी हो, जिसे अक्सर हम केंद्राधिपति कह देते हैं, उसमें भी कई बार परिणाम नहीं मिलते। मान लो मिथुन लगन है, लगन का स्वामी बुध हो गया, अब वो चौथे में बैठ गया, अब वो चौथे का भी स्वामी है, अब वो चौथे भाव का भी स्वामी है। अब ग्रह क्या हो गया, उच्च का हो गया। अब जो बेचारे को ये सूत्र नहीं पता, वो क्या कहेगा, बुध उच्च का हो गया, और वो अपना कंपेयर करेगा मनमोहन सिंह जी से। मनमोहन सिंह जी भी तो भाई बुध उच्च का था, पावरफुल था ना, तो यहां पर भी बुध उच्च का हो गया, पावरफुल हो गया। पर यहाँ क्या गेम घूम गया कि वो मनमोहन सिंह की तरह फाइनेंस को नहीं जानेगा, उसको पैसा कमाने की कला नहीं आ रही है, उसको चीज समझ में नहीं आ रही है पैसा कमाने की। वो सूत्र दशा में लिखा हुआ है कि वो देखो, भाव का जो स्वामी है, जो केंद्राधिपति दोष में आ गया, अगर वो शुभ ग्रह है तो परिणाम नहीं देगा।
या बहुत कम देगा। पर इसके विपरीत अगर कोई मामला ऐसा फंस गया और वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग प्लेनेट है, पाप ग्रह है, वैसे तो फंसता नहीं है पाप ग्रह, वो फिर भी इतना शुभ परिणाम नहीं देगा, शुभ परिणाम देगा। अब यहां पर थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, भाई ऐसा हुआ क्यों, ये घटना घटी क्यों। ऐसे ही गुरु के लग्नों में भी हो जाता है। गुरु के लग्नों में गुरु दो केंद्रों का मालिक बन के खुद केंद्र में बैठ जाए तो उसके साथ समस्या हो जाती। टू गुड इज नॉट सो गुड, टू गुड इज नॉट सो गुड। ग्रह का आवश्यकता से अधिक अच्छा हो जाना, अब अच्छा हो गया ना, चौथे का लॉर्ड भी उच्च का हो गया, लगन का लॉर्ड भी उच्च का हो गया, और वो केंद्र में भी हो गया। अगर हम पूरा जितना हमने सीखा है सारे नियम लगाएं, तो इसका मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल हो गया प्लेनेट। वो अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी व्यक्ति, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है निश्चित रूप से वह व्यक्ति पूर्व जन्म में उसने इन सब्जेक्ट की सारी नॉलेज ली, पर अहंकार में आ गया। ये भृगु संहिता में बड़ा प्यारा लिखा है, अहंकार में आ गया। उस अहंकार वश उसका ग्रह केंद्राधिपति दोष में फंस गया। अब उसको पुराना जितनी विद्या थी वो याद नहीं है। अब आप कहेंगे याद तो हमें किसी को भी नहीं है, बिल्कुल। पर हमारे गुण, हमारी एक्सपर्टीज, हमारी प्रतिभाएं, ये सब पूर्व जन्म की प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। हमने किस चीज की प्रैक्टिस पीछे पास्ट लाइफ में की है। जिस चीज की हमने प्रैक्टिस अच्छी या बुरी की होती है, वो इस जन्म में जरूर दिखाई देती है। पर केंद्राधिपति में ये बिल्कुल कंसेप्ट काम नहीं करता। वो पीछे की जो जो अगर बुद्ध केंद्राधिपति में तो बुद्ध की चीजें भूला बैठा है, और गुरु केंद्राधिपति में तो गुरु की चीजें भूला बैठा है। अब गुरु का उच्च का होने का क्या मतलब हो गया, किसी का संत होगा, किसी का महंत होगा, किसी मठाधीश होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, वेदाचार्य होगा, वेद कंठस्थ होंगे, दुनिया उसको पूछती होगी और उसको वेद कंठस्थ होंगे। ये है नियम। पर अगर वही केंद्र में आ गया तो उसको वेद ही याद नहीं होंगे। अब वो आप कहेंगे भाई वो कर तो सकता है इस जन्म में, बस वो यही काम नहीं कर सकता, बाकी सारे कर सकता है। उससे वेद नहीं पढ़े जाएंगे। बुद्ध वाला आदमी जितना मर्जी फाइनेंस और इकोनॉमी को गोल गोल घुमा घुमा के देख ले, उसको यही चीज समझ में नहीं आएगी। वो कहेगा मैं बाकी सब चीजों को समझता हूं पर यही नहीं समझ में आ रहा। फिर वो क्या देखेगा, वो कहेगा भाई बुध ग्रह जो है यार, इसका तो दूसरे का कमजोर सा है, ये तो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, यार इसका तो देखना वहां पे बैठा हुआ है, और ये मेरा पड़ोसी है, इसका चौथे में बुध बैठा हुआ है, इसका तो उच्च का भी नहीं है, स्वग्रह भी नहीं है, और नवमांश में भी छठे में जाके बैठ गया, ये कह रहा मैं तो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। यार कमाल है, ये क्या हो गया, ये क्या गणित हुआ ज्योतिष का। अब जिसको मिथुन लगन की दशा होगी बुद्ध की, फिर वो गोल गोल डमरू, वो खाली घड़ा है। अब खाली घड़े को जब जब बजाएंगे तो उसमें से भी म्यूजिक निकलता है खाली घड़े में से। और आपको पता है लाल किताब ने बुद्ध को घड़ा कहा है, खाली घड़ा। तो वो घड़ा खाली होगा, उसका म्यूजिक तो बजाया जा सकता है, अर्थात उस दशा में लोग उसको ये तो कह देंगे हाँ भाई तू अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास आदमी है यार, तू नॉलेजेबल आदमी है, तू ज्ञानी आदमी है। पर वो उस ज्ञान को धन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और बुद्ध का काम ही क्या है, जैसे मसाला होता है ना सब्जी में, भाई मसाला क्या काम आता है, मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए बुद्ध का क्या काम है, बुद्ध हमारी जिंदगी में टेस्ट बढ़ा देता है। अब बुद्ध जिंदगी में टेस्ट कब आएगा, जब पैसा आएगा। और पैसा किसके पास आएगा, जिसको फाइनेंस की नॉलेज होगी, पेमेंट निकालने की फाइनेंस की नॉलेज होगी, जो अपना हिसाब किताब बना के सकता है, वो पैसा कमा जाएगा। सिंपल सा गेम है। जिसको जरूरी नहीं है आपको ये पता है शेयर मार्केट ऐसे होती है वैसे, उसका कोई लेना देना नहीं। आप पैसा कैसे कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, ये बुद्ध डिसाइड करेगा। जब बुद्ध अपना रोल ही नहीं निभाने को तैयार, क्यों नहीं निभा रहा बुद्ध, पास्ट में तो उसको बहुत से फाइनेंस की नॉलेज बड़ी गजब की थी।
अब आपको लगता है क्या उसको जिंदगी में कभी नहीं होगी? हाँ, जब भी वो शांत बैठेगा, अकेला बैठेगा ना, उसको फाइनेंस के सूत्र बड़े समझ में आएंगे। एकदम से उसको क्लिक, अरे ये आदमी तो ऐसा पैसे कमा रहा है, ऐसे तो पैसे कमाया जा सकता है, ये क्या गणित है। पर जैसे ही वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा, फिर मामला फेल हो जाएगा। कितनी मर्जी केस स्टडी कर लो, फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हो किस बात? ऐसे ही गुरु वाले के साथ हो जाता है। वो जितना मर्जी गीता का प्रवचन सुन ले, खुद पढ़ ले गीता को। एक आदमी मेरे को मिला, उसका गुरु ग्रह जो है केंद्राधिपति दोष में था। मुझे कहता है जी गुरु जी देखो, मेरा तो जो है ना चौथे भाव में गुरु है, लाल किताब के हिसाब से भी उच्च का, और लगन कुंडली के हिसाब से तो धनु लगन था, तो चौथे भाव में बैठा, कि भाई उसके हिसाब से भी बड़ा शानदार। मैंने कहा यार बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, अब तू मुझसे क्या चाहता है? कहता है जी मुझे गीता कंठस्थ याद है। मैंने कहा बड़ा ज्ञानी आदमी है, मुझे तो सही ढंग से चैप्टर के नाम भी याद नहीं है, मुझे तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ जाता है। बड़ा ज्ञानी आदमी है। मैंने कहा बताओ। कहता है जी मुझे जॉब दे दो। ये मैं आपको मेरी संस्था में हुई कहानी बता रहा हूं आपको। मैंने कहा मैं जॉब तो दे दूंगा, पर उस जॉब के तू लायक नहीं है, क्योंकि तू हमारे ब्राह्मणों के मुकाबले पे काम नहीं कर पाए। उसको बड़ा शौक लगा कि मैंने जॉब कैसे मना कर सकता हूं ऐसे विद्वान व्यक्ति को। उसने कहा चलो कोई बात नहीं जी, आचार्य जी आपने जॉब नहीं देनी ना दो, आप मेरी कुंडली देख लो। मैंने सुना है आप जो है बड़े अच्छे हैं, और आपको तो लाल किताब का भी पता और वैदिक का भी पता है। तो मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और मैं किसी तरह के कैरियर में फिट नहीं हुआ आज तक। फिर उन्होंने अपनी जर्नी बताई, मैं किस किस महंत के पास गया, क्या किया क्या नहीं किया, उन्हें पूरा जर्नी। और उसकी एज थी 35-36 साल का व्यक्ति हो, आज भी हमारे गुड़गांव में है। मैंने उनको फिर ये सूत्र समझाया। मैंने कहा ये गीता पढ़नी छोड़ दे पहले तो, ये गीता तुझे कोई लाभ नहीं देगी। फिर मैंने कहा तू ये नहीं, ये काम कर, इस तरह के काम कर। वो आज उस काम से कमा खा रहा है। पर जब तक उस, और उसकी इच्छा क्या थी देखो आप समझिए, वो गुरुओं की तरह प्रवचन देना चाहता था। वो इसलिए तैयारी कर रहा था, कभी ओशो की बुक्स पढ़ रहा था, कभी गीता पढ़ता था, कभी कोई और पुस्तक पढ़ता था। और वो मुझे पता क्या कहता है कि आपके जब मैं वीडियो देखता हूं, आप एक एक 1.5 घंटा बोल कैसे जाते हो? मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं। भूल जाता है तो ये तो बुद्ध का प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार इसमें इसका क्या लेना देना हो गया? एक्चुअली में वो सब्जेक्ट जितना रट्टा मारा होता है वहां तक वो चलता है, उसके बाद उसके एकदम फाइल उड़ जाती है, उनके ब्रेन में से वो फाइल ही उड़ जाती है। और रियल में उसको श्लोक, दुनिया भर के श्लोक याद। फिर उसको दूसरे काम के ऊपर लगाया, फिर जाकर के उसका गुजारा चला। उसको पहली बार सूत्र पता चला। अदरवाइज वो कहता है मैं तो अपने गुरु को बहुत अच्छा मान के चल रहा था कि मेरा गुरु ग्रह बहुत अच्छा है। उसके पहले 2 लड़कियां हुई, ध्यान से समझना। उसकी पहली 2 लड़कियां हुई, वो बेचारा इसलिए भी परेशान था क्योंकि हर आदमी के मुंह से एक ही बात सुनता था, गुरुपुत्र कारक है, गुरुपुत्र कारक है। और उसके बेचारे के पुत्र नहीं, और गुरु तो स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। सोच समझ रहे बात को? तो पुत्र नहीं। इसलिए मैं कहता हूं डेप्थ में जाओ, थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा मतलब आप सब्जेक्ट को इतना बड़ा समझने की जरूरत ना करें, चाहे इतना सा सीखें, पर जितना सीखें मजबूती के साथ सीखें। अब भाई हम क्या करते, अब आपके बीच में आके बैठ गए क्लास में, भाई मजबूती से सीख रखा है तो आपके सवालों का जवाब दे लेते हैं। अगर नहीं मजबूती से सीखा हो तो आप ही अटका देते एकदम से, आप ही फंसा के बिठा देते मुझे। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो इतना मजबूती से सीखो कि आपके सामने पिक्चर ही क्लियर हो जाए, ग्रह को डायग्नोज करने की पिक्चर क्लियर हो जाए।
फिर देखो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अच्छा चलो, ये तो बड़ी गहरी बातें हो गई। सर। हाँ बताइए, मैं तो सर। अच्छा, जो अब अभी जो लग्न कुंडली D1 में हम्म, अगर मंगल है और D9 में मंगल नहीं है, तो और मंगल है डी मंगल नहीं है, मैं समझा नहीं मेहता साहब। D9 कुंडली में मंगल नहीं है, जैसे 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल आप मांगलिक का। दोष बोलो। मैं सोचा मंगल हाँ, ग्रह ही मांगलिक नहीं है, दोष, मैंने हाँ। कहा ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, D1 में मांगलिक दोष है और D9 में नहीं है। हाँ तो तो D9 में हमने देखना ही काहे को है मांगलिक दोष। कोई मेल करते वक्त जो किसी लड़के लड़की का, तो ये अगर ये है तो D9 में मंगल आ जाता है, तो वो मांगलिक हम मेहता काउंट साहब करेंगे। क्रिस्टल क्लियर समझ लो बात को। हाँ। D9 में मांगलिक दोष नहीं देखना, ओके। ओनली D1 में अप्लाई करना है। D9 में बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, मंगल को आने दो कहीं पर भी आ जाए। आपने तो D9 में अगर देखना है तो मंगल का बलाबल देख लो, बराबर है। बस। और ज्यादा ही उसके बल को समझना चाहते हो अच्छे तरीके से, बहुत क्लैरिटी चाहते हो, तो D27 चार्ट देख लो, बराबर। वहां पे मंगल की स्थिति देख लो। बस सिंपल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो मंगल देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, तो D27 चार्ट पे आ जाओ। मतलब अगर D1 में ऐसा कुछ है तो नहीं नहीं, मैं तो ये मांगलिक कह रहा ऐसा। हूं, आपने D1 में देख लिया कि बच्चा मांगलिक है, पर वो मांगलिक ऐसा मांगलिक आ रहा है कि आपके लिए मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उस कुंडली में, मान लो। अब आपने उसका बलाबल देखना है। अब बलाबल आपको बहुत क्लैरिटी से देखना है, तो तो आप उसके D20। D27 चार्ट में चले जाओ। कहने का ओके। मतलब मेरा ये है। हाँ, मैं D9 D9 में में मत मंगल देखो से कोई मांगलिक। दिक्कत नहीं है, मतलब डी साइड मतलब मांगलिक का कोई ये नहीं है कनेक्शन। D9 में ओके, थैंक यू।